हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र शर्मा आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हिंदी ग्रामर से रिलेटेड हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने अलंकार और भी हिंदी ग्रामर के कई टॉपिक्स डाले हैं। दोस्तों, आज हम हिंदी का एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हिंदी लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं, हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रस और इसके अवयव। आज हम पढ़ेंगे काव्य में रस क्या होता है इसके बारे में। रस वैसे स्पेशली जो हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इसलिए वैसे सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन स्पेशली हिंदी साहित्य के जो स्टूडेंट्स हैं 11th से लेकर के आगे यूजी पीजी तक के, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले रस। सबसे पहले रस किसे कहते हैं इसे समझ लें दोस्तों। रस का सामान्य अर्थ होता है आनंद। रस यानी जैसे आम का रस निकालते हैं, आम को पूरा निचोड़ लिया जाता है, उस आम में से जो मूल होता है वो रस कहलाता है। तो रस का सामान्य अर्थ हम निचोड़ या आनंद कह सकते हैं। हर प्राणी अपने जीवन में आनंद चाहता है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य आनंद होता है। इसी प्रकार कोई भी काव्य लिखा जाता है, उस काव्य लिखने का जो लक्ष्य है वो भी आनंद की प्राप्ति माना गया है। रस जो है काव्य का एक अंग है। इस रस को काव्य का एक गुण भी कहा जाता है, यानी रस काव्य का अंग है, काव्य का गुण है। रस को कई हिंदी के कई विद्वानों ने काव्य की आत्मा माना है। अगर किसी काव्य में रस नहीं है तो वो काव्य नीरस माना जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में आत्मा प्रमुख होती है, प्रधान होती है, उसी प्रकार काव्य में रस प्रधान होता है, प्रमुख होता है। रस के अभाव में कोई भी काव्य नीरस माना जाता है। रसहीन काव्य एक प्रकार से डेड बॉडी के समान होता है, मृत शरीर के समान होता है। तो हम रस आप अच्छे से समझ गए होंगे। रस की जो परिभाषा है इस पे एक बार बात करते हैं। जब हम किसी कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, टीवी सीरियल, फिल्म आदि को पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, तो इसकी वजह से पाठक, श्रोता या दर्शक के मन में एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है। दर्शक को, पाठक को, श्रोता को उसके अंदर सुख दुख और आनंद की अनुभूति होती है। यही आनंद काव्य में रस कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे काव्य को पढ़ने वाले, देखने वाले, सुनने वाले व्यक्ति के हृदय में, मन में अवस्थित जो भाव हैं, जैसे रति, शोक, उत्साह, ये जो भाव होते हैं, इन भावों के प्रकट होने से जो अलौकिक आनंद होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम रस कहते हैं। तो दोस्तों, रस आप समझ गए होंगे अच्छे से। रस काव्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है।
अब हम बात करते हैं रस के अवयव की। रसावयव यानी रस के अंग। रस सामग्री को हम रसावयव कहते हैं। रस की सामग्री, मटेरियल ऑफ रस, इसे कहा जाता है रसावयव। यानी ये जो रस के अवयव होते हैं, ये पाठक को रस की अनुभूति कराने में सहायक होते हैं, उसको रस फील कराते हैं, आनंद की प्राप्ति दिलाते हैं। ये रस मटेरियल, रसावयव, रस के अवयव, रस के अंग। आचार्य भरत मुनि ने एक बहुत बड़ा सूत्र दिया है इसके बारे में। उस सूत्र के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से, मिलने से रस की निष्पत्ति होती है। तो दोस्तों, अब रस के अवयव कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रस के कुल 4 अवयव माने गए हैं। रस के अंग कुल 4 अंग हैं। रस के 4 अवयव हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा जो रस का अंग है अनुभाव, और चौथा रस का अंग है संचारी भाव, या इसको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम रस के पहले अवयव, पहले अंग की बात करते हैं, स्थायी भाव। मनुष्य के चित्त में, हृदय में, मन में प्रेम, दुख, क्रोध, आश्चर्य, उत्साह, ये भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। हर मनुष्य के मन में क्रोध का भाव होता, आश्चर्य होता, प्रेम होता, उत्साह होता, स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, मन में अवस्थित रहते हैं। इन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। जब अनुकूल वातावरण मिलता है दोस्तों, तो ये जो स्थायी भाव है, ये स्वयं जागृत हो जाते हैं। ये स्थायी भाव कहलाते हैं। रस का दूसरा जो अवयव है वो है विभाव। उन वस्तुओं, विभाव में उन वस्तुओं व विषयों का वर्णन होता है जिनके प्रति मन में भाव जागृत होते हैं। विभाव उन वस्तुओं व विषयों के वर्णन से है जिसके प्रति मन में भाव जागृत होते हैं। विभाव का अर्थ आप दूसरे शब्दों में ये ले सकते हैं कि भाव उत्पन्न करने के कारण को विभाव कहते हैं, या भाव उत्पन्न करने के साधन को हम विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के माने, पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। दोस्तों, रस का तीसरा जो अंग है वो है अनुभाव। अनु का अर्थ होता है पीछे, बाद में। स्थायी भाव उत्पन्न होने के बाद, उसके पीछे जो भाव उत्पन्न होते हैं हमारे मन में, पाठक के मन में, दर्शक के मन में, उसे अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव 4 प्रकार के माने गए हैं। पहला है सात्विक भाव, जो मन के भाव से होता है। दूसरा कायिक भाव, जो शरीर में होने वाले परिवर्तन इसमें संबंधित होते हैं। तीसरा है वाचिक भाव, जिसमें नायक नायिका के वचन में ये भाव प्रकट होते हैं। और चौथा अनुभाव है आहार्य अनुभाव। इसमें नायक नायिका की वेशभूषा के द्वारा वो उसको प्रदर्शन करती है। अनुभाव। चौथा जो रस का अंग है, अवयव है, वो है संचारी भाव। मन जब पाठक के, दर्शक के मन में जो चंचल या अस्थिर विकार होते हैं, उन विकारों को, अस्थिर विकारों को, चंचल मन में जो अस्थिर विकार हैं उनको संचारी भाव कहते हैं। ये भाव भी
संचार करते रहते हैं। स्थायी भाव के बदलने पर ये भाव परिवर्तित होते रहते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है और इन व्यभिचारी भावों की संख्या संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा पढ़ी, रस के जो 4 प्रमुख अवयव हैं उनके बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। रस का जो कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद काफी कुछ आपके मन में क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दें। धन्यवाद दोस्तों।